Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the यूक्रेन वॉर के पर्सपेक्टिव से है। रसिया और यूएस के लीडर के द्वारा रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में एक डिस्कशन को कैरी आउट किया गया था। कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? वो जो डिस्कशन जो है, अगर आपका ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है तो आपको वहाँ पे जो आइलैंड फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। अलास्का के अंदर में जो आइलैंड फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है, क्या वहाँ पे वोल्कनिक आइलैंड्स वहाँ पे फॉर्म हुए हैं। पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में भी आपको रीड करना चाहिए। और अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि अलास्का है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके अंदर में बैंड क्रिएट होता है अलास्का का जो ज्योग्राफी है उसकी वजह से। और वहाँ से जो पास होने वाली जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं, इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, उनके बारे में भी आपको रीड है वो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अलास्का के अंदर में मीटिंग होता है। अलास्का का भी आप देखिए कि रसिया का ही जो पार्ट है वो हुआ करता था। 1867 के समय में यूएस के द्वारा उसको परचेज किया गया और लेटर फेज के अंदर में वो यूएस का स्टेट है वो बनता है। तो डिस्कशन के अंदर में जिन पॉइंट्स के ऊपर में बोथ पार्टीज़ के द्वारा जो एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ था उसी के डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से जो यूरोपियन लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, उसके अलावा आप देखिए कि जो यूक्रेन है उसको इनवाइट किया गया वाइट हाउस के अंदर में यूएस के द्वारा, और उनके साथ में जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। अब यूक्रेन की क्या यहाँ पे डिमांड है कि पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में किन एरियाज़ के ऊपर में वो कोऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे। सो 2 पॉइंट्स के ऊपर में आपको यूक्रेन का जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन का जो टेरिटरी है उसके बारे में कि किसी भी तरीके से जो लैंड है उसको सीड नहीं किया जाएगा उनके द्वारा पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, क्योंकि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारे एरिया के ऊपर में रसिया के द्वारा अपना जो टेरिटोरियल क्लेम है वो किया गया है कि पीस को अगर इस्टेब्लिश करना है तो जिन एरियाज़ के ऊपर में उनकी मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री के द्वारा जिन एरियाज़ को कैप्चर किया गया है उनको उसी के कंट्रोल में सेटअप है वो किया जाए। सेकंड, अगर हम बात करें यूक्रेन का डिमांड ये है कि फ्यूचर के अंदर में अगर रसिया के द्वारा उनके ऊपर इन्वेजन होता है तो वहाँ पे अश्योरेंस यहाँ पे ग्रांट हो कि किन के द्वारा उसको डिफेंड किया जाएगा, किन के द्वारा उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। रसिया का डिमांड क्या है? रसिया का डिमांड यहाँ पे ये है कि जो यूक्रेन है वो एज ए न्यूट्रल कंट्री के रूप से सेटअप हो, एंटी रसियन जो कोई भी मूवमेंट है, कोई भी ग्रुपिंग है उसको ना कैरी आउट करे, और एक डीमिलिटराइज जोन के रूप से भी अपने आप को इस्टेब्लिश है वो किया जाए यूक्रेन के द्वारा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रीजन है, रीजन का नाम है डोनबास, उस रीजन का नाम है, उसके रिगार्डिंग में मेजरली डिमांड है। रसिया उसको अपने कंट्रोल के अंदर में सेटअप करना चाहता है। उस वो जो प्लेस है वो इंडस्ट्रियल प्लेस है, उसका इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, लोकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस है। तो रसिया जिसने 70% ऑफ डोनबास के रीजन को अपने कंट्रोल में सेटअप कर लिया है, तो उनका डिमांड यही है कि उस सिटी को, उस एरिया को उनके कंट्रोल में शो है वो यहाँ पे किया जाए। यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा अश्योर किया गया है यूक्रेन को कि आने वाले समय के अंदर में कोई भी इन्वेजन यहाँ पे होता है तो यूरोपियन जो पावर्स हैं वो इसको टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू, जो लैंड आर्मी है उसके थ्रू सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यूएस के द्वारा एयर सपोर्ट है वो दिया जाएगा। यूएस के द्वारा क्या दिया जाएगा स्टूडेंट्स? एयर सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप देखिए कि यूक्रेन के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया है कि प्रेजेंट समय के अंदर में वॉर में कंटिन्यूस वो सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं यूक्रेन को। यूएस के द्वारा भी अपना जो मिलिट्री एड है, मिलिट्री का जो सपोर्ट उनको दिया जाता है, उससे विड्रोवल को कैरी आउट किया। और उससे पहले आप देखिए कि यूएस ने ऑलरेडी क्लियरिफाई कर दिया था कि यूक्रेन है वो नाटो का जो पार्ट है वो नहीं रहेगा, जिसी की वजह से मेनली जो कन्फ्लिक्ट है वो राइज होता है। रसिया का आप देखिए कि कंसर्न यही था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बन सकता है, और नाटो का मेंबरशिप के अंदर में आप देखिए वहाँ पे एक कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर में एक आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कलेक्टिव डिफेंस के बारे में बात किया गया है। अब आप देखिए कि कलेक्टिव डिफेंस क्या है कि अगर नाटो के किसी भी वन मेंबर के ऊपर में अटैक होता है तो अटैक ऑन ऑल के रूप से इसको कंसिडर किया जाएगा, और सभी जो मेंबर्स हैं वो इसको डिफेंड हैं वो करेंगे एक मेंबर के ऊपर में अटैक को।
क्या इंडिया स्टूडेंट्स नाटो का मेंबर है? इंडिया का आप देखिए कि मेंबरशिप नहीं है नाटो का। और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अर्लियर फेज में हेडक्वार्टर डिफरेंट होता था, बाद में ब्रसेल्स के अंदर में हेडक्वार्टर है उसको सेटअप किया गया। तो लैंड का अश्योरेंस दिया गया है यूरोप के द्वारा कि यूरोपियन जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एयर का जो सपोर्ट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? यूएस के द्वारा। और डोनबास रीजन को एक बार आप देख लेना जरूर से, उसके लोकेशन के बारे में। यूक्रेन का लोकेशन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से आप डिटेल के अंदर में जब रीडिंग को कैरी आउट करोगे तो स्टूडेंट्स आप एग्जामिनेशन के लिए आपका अच्छा सा प्रिपरेशन है वो हो सकेगा। न्यूज़पेपर तो आप देखिए कि वो बेस्ट मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना कंटिन्यूस प्रिपरेशन के अंदर में जो रिवीजन है, अगर एक बार आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो उसका रिवीजन आप कंटिन्यूस कर सकते हो इस न्यूज़पेपर के थ्रू डेली प्रोसेस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तमिलनाडु का जो गवर्नर है उनके केस के बारे में है। उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के द्वारा यहाँ पे डीम्ड असेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। एक टाइमलाइन है उसको भी डिसाइड किया गया। फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रेसिडेंट रेफरेंस का एक प्रोसेस है, प्रेसिडेंट रेफरेंस किसका आर्टिकल के अंडर में है? आर्टिकल 143 के अंदर में, कि प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई मैटर है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जा सकता है वो टॉपिक, और उनसे अपना एक ओपिनियन है वो मांगा जाता है। तो आर्टिकल 143 आप देखिए जिसको काफ़ी बार यूज भी किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी के थ्रू यहाँ पे रेफर किया गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे जो तमिलनाडु के रिगार्डिंग में जो जजमेंट को डिलीवर किया है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बारे में कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 145 क्लोज 3 के अंदर में, कि मिनिमम 5 जजेज का बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी मैटर के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग में ये जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ करती है। अब आप देखिए कि बेंच के अंदर में सभी पार्टीज से अपना ओपिनियन मांगा गया। अटॉर्नी जनरल के द्वारा अपना ओपिनियन बताया गया है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा अपना यहाँ पे ओपिनियन है कि किसी भी तरीके से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो यहाँ पे ओवर रूल की रिगार्डिंग में ना एग्जिस्टेंस में आए, कि अर्लियर जजमेंट को ओवर रूल कर दिया जाए। कंटिन्यूस जो गवर्नर हैं उनके द्वारा 2020 से उन बिल्स के ऊपर में अपना जो असेंट है वो नहीं ग्रांट किया गया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा डीम्ड जो असेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। अब डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे एक 3 मंथ का जो टाइमलाइन है वो दिया गया है, 3 मंथ के अंदर में अगर डिसाइड नहीं करता है स्टेट का गवर्नर, और 3 मंथ का आप देखिए कि टाइम पीरियड प्रेसिडेंट के पास में है, अगर बिल को रेफर कर दिया गया तो उसको डीम्ड कैटेगरी के रूप से जो पास है वो मान लिया जाएगा, और बिल किसके रूप से एग्जिस्टेंस में आएगा? एक्ट के रूप से। वैसे आप देखिए कि असेंट का रिक्वायरमेंट होता है बिल को अगर एक्ट के रूप से एग्जिस्टेंस में आना है। अटॉर्नी जनरल के द्वारा कहा गया कि जो गवर्नर हैं वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है उसके रिगार्डिंग में स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और जब जो सेंटर के अंदर में जो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एड एंड एडवाइस के ऊपर वर्क किया करते हैं, उस समय आर्टिकल 143 है उसको नहीं चेंज किया गया था, जो कि स्टेट के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एड एंड एडवाइस के ऊपर गवर्नर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में नहीं मेंशन करता है। क्या अर्लियर फेज के अंदर भी जो जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है वो डिलीवर किया गया है, या ज़रूरी है डिलीवर करना उनका ओपिनियन? कोई टॉपिक उनको रेफर कर दिया गया हो तो प्रेसिडेंट के द्वारा, आप देखिए कि ज़रूरी नहीं है, काफ़ी बार डिनाई भी कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या अर्लियर हमारा फ्रीडम से पहले भी ये प्रैक्टिस हुआ करती थी? यस स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उसके समय आपको ये प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 141 के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 141 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है वो सभी हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में जितना एरिया है वहाँ पे वो जजमेंट है वो बाइंडिंग सिचुएशन में हुआ करता है। फिर आप देखिए कि आर्टिकल 142 है वो क्या है? आर्टिकल 142 के अंदर में यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल एनक्रोचमेंट है, उसके बारे में भी कहा गया। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आप देखिए कि एक पर्सन हुआ करते थे मोंटेस्क्यू। अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एनसीईआरटी है वो रीड किया है 9th और 10th क्लास में, एनसीईआरटी में ये मेंशन है।
तो मोंटेस्क्यू नाम के जो पर्सन हैं जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो विंग ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक सेपरेट अपने डोमेन के अंदर में वर्क करें। क्या हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हमारे यहाँ पे जो 3 विंग्स हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को कैरी आउट करते हुए जो गवर्नेंस का जो आपको वर्किंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 142 लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर एनक्रोच है वो ना किया जाए। 143 हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के बारे में है। अब आप देखिए कि चाइना के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे और इस समय इंडिया ने अपने कंसर्न्स को रेज किया है। चाइना ने अश्योर किया है कि हमारे जो रिलेशंस हैं उनको फिर से बूस्ट करने का ज़रूरत है। तो रिसेंट ईयर्स के अंदर में जो हमारे यहाँ पे सेटबैक रहा ये तो आप देखिए कि डिस्कशन के दौरान में ही इंक्लूड किया गया है कि जो रिसेंट ईयर्स के अंदर में जो सेटबैक था जैसे कि गलवान वैली का जो क्लैश था, टेरिटोरियल एरियाज़ में जो आप देखिए कि क्लेम का एक जो कन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन सभी जो यहाँ पे सेटबैक है उनको रिजोल्व करते हुए हमें फ्यूचर के अंदर में जो पीपल्स का जो इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एडवांसमेंट को कैरी आउट है वो करना है। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिसका यहाँ पे डिस्कशन हुआ है? डिस्कशन हुआ है स्टूडेंट्स बॉर्डर एरिया के अंदर में डी एस्केलेशन प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि बॉर्डर एरिया के अंदर में जो फोर्सेज का प्रेजेंस है उसका डी एस्केलेशन किया जाए। डी एस्केलेशन आप देखिए कि यहाँ पे उन एरियाज तक कैरी आउट है वो करना है जो कि 2020 का जो कन्फ्लिक्ट है उससे पहले जहाँ पे लोकेशन हुआ करती थी। ब्रह्मपुत्रा डैम के ऊपर में इंडिया का कंसर्न है कि जो रिवर का वाटर फ्लो है उसको ये इम्पेक्ट कर सकता है। जो लार्जर डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है वो किया गया है चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर में। फिर आप देखिए कि बाउंड्री फ्रेमवर्क के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि जो 2005 के समय का जो बाउंड्री फ्रेमवर्क है, जो 2005 के समय का जो बाउंड्री फ्रेमवर्क है उस तरीके से जो डिस्कशन है वो हमें कैरी आउट है वो करना है। तो 2005 के अकॉर्डिंग में डिस्कशन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरिया के बारे में, तो टोटल हमारा बॉर्डर कितना है चाइना के साथ में? टोटल बॉर्डर है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। क्या कुछ कन्फ्लिक्ट हैं? क्या कुछ यहाँ पे एरिया ऑफ कंसर्न है? यस स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे 2 डिफरेंट लाइन्स हैं। एक जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनाल्ड लाइन है। अलग अलग लाइन को एक दूसरे के द्वारा कंसीडर किया जाता है। मैकमोहन एरिया जो है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया शेयर होता है चाइना के साथ में, वहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेज हैं कुछ एरिया के रिगार्डिंग में। और जो मिडिल सेक्टर है, मिडिल पार्ट है, वहाँ पे लिटिल बिट स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइना के साथ में क्या हमारे कन्फ्लिक्ट रहे हैं? यस स्टूडेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स का एक आप देखिए कि एक हिस्ट्री रहा है। 1962 का जो कन्फ्लिक्ट है जिसमें हम एक बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में रीड करते हैं कि कैसे एक स्मॉलर हमारी यूनिट के द्वारा लार्जर जो चाइनीज फोर्स का जो अटैक होता है उसको डिफेंड किया गया था, और लद्दाख है जिसको कि चाइना के कंट्रोल में आने से बचाया गया। 1962 का जो बैटल ऑफ रेजांगला है, आप देखिए कि अभी प्रेजेंटली काफ़ी समय से पॉपुलर भी है बैटल ऑफ रेजांगला। फिर नाथुला का जो एरिया है सिक्किम के अंदर में 1967 के समय में कर्नल राय सिंह यादव हैं और सगत सिंह हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने उसमें अपना रोल प्ले किया था। अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री में लिटिल बिट इंटरेस्ट हो तो 1967 के समय नाथुला का कन्फ्लिक्ट होता है। फिर आप देखिए कि बाद में अभी रिसेंट ईयर्स में जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स अराइजन हुए हैं, जो डोकलाम तो वैसे इंडिया में नहीं है, भूटान का वो पार्ट है, बट इंडियन फोर्सेज ने उसको डिफेंड किया था। डिफेंड इस वजह से किया गया था कि हमारा जो चुम्बी वैली का जो एरिया है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी का जो एरिया है, उसके रिगार्डिंग में कोई आने वाला कोई फ्यूचर में कंसर्न है वो ना क्रिएट हो। फिर अगर हम बात करें गलवान वैली के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था 2020 के समय में। तो एक बेसिकली कुछ यहाँ पे जो रिसेंट ईयर्स में जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं टेरिटोरियल एरियाज़ के रिगार्डिंग में, उसका यहाँ पे डिस्कशन हमने किया। आने वाले समय के अंदर में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबरशिप है, तो उसकी मीटिंग के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे, और उस समय चाइना के जो लीडर हैं सी जिनपिंग हैं, उनके साथ में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। फिर आप देखिए कि लास्ट ईयर भी जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? कजान के अंदर में। कजान कहाँ पे है? रसिया के अंदर में है। रसिया भी इस SCO का पार्ट है। तो आप देखिए कि उस मीटिंग के अंदर ही हमारे जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होने लगे।
अभी जो 75 ईयर्स का जर्नी कंप्लीट हुआ है इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, तो ये जो जर्नी है उसको हमें एडवांस करने का ज़रूरत है, कन्फ्लिक्ट से उनको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। एक नालंदा फिलोसफी के रिगार्डिंग में भी आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है कि नालंदा जहाँ से बुद्धिज़्म जैसे प्रमोट होता है फिर चाइना के लिए जाता है, तो नालंदा का जो फिलोसफी है, नालंदा प्रिंसिपल्स हैं, उनको रिवाइवल है वो किया जाए जिससे इंडिया चाइना रिलेशंस हैं वो बेटर हो सकें। अब ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, नालंदा फिलोसफी, ये हमने वॉर के कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखे, डोकलाम के बारे में देखा, गलवान वैली के बारे में देखा, ये सब पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर में जब कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो। डायरेक्टली क्वेश्चंस काफ़ी हार्डली वे में पूछे जाते हैं, बट आपको ऐसे ही जो नॉलेज आप गेन करोगे कंटिन्यूस प्रैक्टिस के थ्रू, उसको आप यूज करोगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर में, अपने आंसर राइटिंग के अंदर में। तो यही न्यूज़पेपर का एक यहाँ पे बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इंडिया नाम का एक ब्लॉक है, उनके द्वारा अपना जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है उनको चूज किया गया है। नेम क्या है कैंडिडेट का? हमारे फॉर्मर जस्टिस हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उनको यहाँ पे चूज किया गया है। अब आप देखिए कि सदर्न इंडिया से हैं, जो एनडीए नाम का जो पॉलिटिकल ब्लॉक है उनके भी कैंडिडेट सदर्न इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। कल हमने कोंगू रीजन के बारे में देखा, कोंगू रीजन जो कि तमिलनाडु का पार्ट है और केरल और कर्नाटका के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो आप देखिए कि अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तो आपको पता ही होगा कि जो फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेजिग्नेशन को कैरी आउट किया था। आर्टिकल 67 बी के थ्रू उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर रेजिग्नेशन को सबमिट किया प्रेसिडेंट को, और उनके रेजिग्नेशन के बाद में जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आया। कौन करवाता है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराता है। आरओ कौन होते हैं? आरओ होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनमें से अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर आरओ है वो बनाया जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो यहाँ पे आरओ रहेंगे। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ही यहाँ पे ओनली आरओ होते हैं, तो आप देखिए कि ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। लोकसभा के भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर उनका टर्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुआ करता है, या पॉलिटिकल पार्टी विप को यहाँ पे इशू कर सकते हैं। विप आप देखिए किसी भी तरीके का जो विप है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर विप के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सभी जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो यहाँ पे वोटिंग को कैरी आउट करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज अगर किसी स्टेट से जो आप देखिए कि कहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो आप उसके बेसिस के ऊपर में इलेक्शन को चैलेंज है वो नहीं कर सकते। सभी एमपीज की जो वोट का वैल्यू है, वन वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। एक वोट का जो वैल्यू है वो वन है, चाहे एमपी आप नॉमिनेटेड हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, उसको हम कंटिन्यूस रिवाइज करते रहेंगे जब तक हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो नहीं आते हैं इलेक्ट होके। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में है। वेस्ट बंगाल के अंदर में आप देखिए कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे सर्वे के अंदर में बताया गया। अब जब भी हम सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में रीड करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ये रेप्टाइल स्पीसीज है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? रेप्टाइल स्पीसीज है। आप देखिए कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टाइल स्पीसीज है सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, हमारे कंट्री के अंदर में कहाँ पे पाया करता है? कंट्री के अंदर में आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्वैम्प लैंड का एरिया हो, स्वैम्पी जो लैंड का कंडीशन होती है, तो आप देखिए कि स्वैम्प लैंड का एरिया हो, या आप देखिए कि यहाँ पे जो लैंड एरिया है वो होना चाहिए, रिवर्स का पार्ट होना चाहिए। रिवर्स के अंदर में आप काफ़ी बार रीड करोगे, उड़ीसा के अंदर में महानदी का जो महानदी जो रिवर है वहाँ पे आप देखिए कि कैसे सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, उनका प्रेजेंस है। रिवर के अलावा स्टूडेंट्स मैंग्रोव्स भी होने चाहिए, मैंग्रोव्स के अंदर में भी जो क्रोकोडाइल्स हैं वो पाया करते हैं। आप देखिए कि मैंग्रोव्स होने चाहिए। तो मेजरली कहाँ पे पाया करते हैं? उड़ीसा के अंदर में मेजरली इनका संख्या है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड एरियाज हैं वहाँ पे। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जहाँ पे सुंदरबन के बारे में हम रीड कर रहे हैं, और अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड एरियाज हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में मेंशन है, स्टेट का ये सर्वे था, स्टेट के डाटाज हैं वो बताए गए हैं। एग्जाम के पर्पज से आपको इंडिया के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। रिसेंटली हमारे 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए थे। हमारे 50 ईयर किस चीज़ के कंप्लीट हुए हैं? 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम के। 1975 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको चलाया गया था। किसको चलाया गया था स्टूडेंट्स? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो 50 ईयर्स हुए हैं। जैसे हम टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में रीड करते हैं, उसका 1973 के समय उसको स्टार्ट किया गया था। ये 1975 के समय स्टार्ट किया गया। उड़ीसा ओनली स्टेट है जहाँ पे आपको घड़ियाल भी मिलेंगे, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलेंगे और मगर जो हैं उनका भी प्रेजेंस आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स? उड़ीसा के अंदर में। तो उड़ीसा के अंदर में किन किन का प्रेजेंस मिलेगा? वहाँ पे आपको मिलेगा सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का मिलेगा, आपको जो प्रेजेंस मिलेगा वो घड़ियाल का मिलेगा, घड़ियाल जो हैं वो भी मिलते हैं, और वहाँ पे जो मगर हैं वो भी मिलेंगे। उड़ीसा के अंदर में कौन से वो रीजन है जहाँ पे मेजरली मिला करते हैं? भीतरकनिका का एरिया है, केंद्रपाड़ा का एरिया है, भीतरकनिका है, सतकोसिया का एरिया है। तो आप देखिए कि किसका एरिया है? भीतरकनिका, सतकोसिया, महानदी भी आप कंसीडर करना कि महानदी के अंदर में मिला करते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था चंबल के पर्सपेक्टिव से। चंबल के अंदर में किसका संख्या है? घड़ियाल का है या सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का है? ये आप होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना इसके बारे में। और इनका IUCN स्टेटस एक बार जरूर से देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के बारे में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनको ही हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ब्लू कॉलर जो वर्कर्स हैं उनको भी ये जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। AI डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में एक सपोर्ट असिस्टेंट के रूप से ये आपको जो सपोर्ट देगा, जो वर्किंग प्रोसेस है, कैलकुलेशन प्रोसेस है, उन सभी के रिगार्डिंग, क्लरिकल जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोर्ट के बारे में बताया गया है कि सभी जो कॉलर ऑफ जॉब्स हैं, जो डिफरेंट वर्क हैं, वर्क के जो प्रोसेस हैं उसके अंदर में AI का यूज है। बट हमारा जो कंप्यूटर का आप देखिए कि जो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एरिया है उसमें बताया गया है कि जो टेस्टिंग प्रोसेस जो होता था, तो टेस्टिंग प्रोसेस जिस पे ह्यूमंस के ऊपर में डिपेंड होते थे, प्रोग्रामिंग जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उसमें ज़रूर आप देखिए कि यहाँ पे वर्कफोर्स को रिमूव करने का एक जो प्रोसीजर है वो चला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया में कंटिन्यूस स्टंटिंग के जो इश्यूज़ देखने के लिए मिले हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि 2018 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाया गया? पोषण अभियान चलाया गया। पोषण अभियान चलाया गया और सितंबर का मंथ आने वाला है जिसको कि हम पोषण माह के नाम से भी जानते हैं। पोषण माह मीन्स क्या है? पोषण का जो मंथ है उसका अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं सितंबर मंथ के दौरान में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 2018 के समय प्रोग्राम है वो चले थे। उसी दौरान में हमारे यहाँ पे जो स्टंटिंग का जो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं उनका स्टंटिंग नंबर्स हैं वो कितने हुआ करते थे? 38.4% है वो बताए गए हैं। प्रेजेंट समय के अंदर में क्या ये नंबर्स रिड्यूस हुए हैं? आप देखिए कि बीच में कभी कभी जो टारगेट है उनको चेंज किया गया था। कभी यहाँ पे बताया गया कि हमें 25% तक इस डाटा को लेके आना है। अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं उनका स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट समय में बात करें 1% के आसपास जो रिडक्शन है वो बताते हैं कि 1% रिड्यूस है वो यहाँ पे हुआ है। तो कैसे हमारे यहाँ पे एक कंट्री में कौन से ऐसे सोशल पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे यहाँ पे डाइटरी पैरामीटर्स हैं, हेल्थ के ग्राउंड्स हैं कि जो स्टंटिंग का जो क्राइसिस है वो कंटिन्यूस परसिस्ट करता है इंडिया के अंदर में। तो रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं। रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एजुकेशन को भी एक रीजन यहाँ पे बता दिया गया। अब आप देखिए कि एजुकेशन को रीजन क्यों बताया गया है? अगर वुमेन एजुकेटेड नहीं है, जो मदर एजुकेटेड नहीं है, तो चाइल्ड का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, जो प्रॉपर यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइट है उसको ये चैलेंज करता है। पुअर्टी आप देखिए कि वो सेकंड रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन वैसे आप पुअर्टी को ही कंसीडर कीजिए कि जो गरीबी है वो मेन रीजन है। डाइटरी आप देखिए कि जो कम्प्लीटली न्यूट्रिशनल डाइट है वो नहीं वहाँ पे परचेज कर सकते हैं।
और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं। टीन एज के अंदर में अर्ली मैरिज होना, चाइल्ड मैरिज होना, और टीन एज के अंदर में प्रेगनेंसीज होना। फिर आप देखिए कि मदर और चाइल्ड को जो यहाँ पे जो पुअर डाइट है वो रिसीव होना, चाहे वो मदर को भी अगर पुअर डाइट रिसीव होता है प्रेगनेंसी के दौरान में, वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। एनीमिया कंटिन्यूस प्रेसिस्ट होना, वुमेन्स के अंदर में एनीमिया कंटिन्यूस प्रेसिस्ट होना। और जो चाइल्ड है, चाइल्ड को जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो आप देखिए कि मिल्क का अवेलेबिलिटी ना होना, तो ये भी एक कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो उनको बताए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिला है। न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव किया जाए, बट उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि सैनिटेशन है, हाइजीनिंग है, एजुकेशन है, प्रॉपर उनके पास में इनकम सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसा हो कि वहाँ से ये एग्रीकल्चर का लैंड हो उनके पास में, अगर वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कि वो अपना न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सकें। तो इस वजह से ये कंटिन्यूस परसिस्टेंट सिचुएशन में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हेनरी डेरोजियन के बारे में है। आप देखिए कि डेरोजियो इफेक्ट है वो बताया गया है, कैसे कॉलोनियल एरा के समय जो डेरोजियो इफेक्ट है वो एक रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, हेनरी डेरोजियन कौन है? हेनरी डेरोजियन वो पर्सन है जो कि बेसिकली एक एंग्लो पोर्तुगीज एक पोइट हुआ करते थे। उनको बेसिकली एक लेक्चरर के रूप से अपॉइंट किया गया। कहाँ पे अपॉइंट किया गया स्टूडेंट्स? हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा, हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा के अंदर में उनको अपॉइंट किया गया एज ए लेक्चरर के रूप से। कब अपॉइंट किया गया स्टूडेंट्स? 1826 के समय में। अब देखिए कि 1826 के समय किया गया। उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया जाता है, यंग बंगाल मूवमेंट चलाया गया। अब यंग बंगाल मूवमेंट है उसके थ्रू लोग इंस्पायर होने लगे, तो इनको रिमूव किया जाता है यंग बंगाल मूवमेंट की वजह से। और इनके कंटिन्यूस जैसे ये लाइब्रेरी को यूज करते थे, सोशल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन किया करते थे। 1831 के समय इनको रिमूव है वो कर दिया गया, और उसके कुछ दिनों बाद में इनका डेथ होता है कोलेरा की वजह से। तो स्टूडेंट्स, जो यंग बंगाल ग्रुप इनके द्वारा सेटअप किया गया था, ये जो यंग बंगाल ग्रुप के जो लोग हैं वो आगे जाके आप देखिए कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्म करते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। किसको फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब इसको सेटअप किया गया 1843 में, इसको सेटअप किया गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि आप देखिए कि प्री कांग्रेस एरा के जो जब कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कांग्रेस तो एक लार्जर प्लेटफॉर्म था। कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से पहले काफ़ी छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो बनते हैं हमारे कंट्री के अंदर में रिवोल्यूशनरीज को यूनाइट करने के रिगार्डिंग में। तो 1843 के समय ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, जिसमें यंग बंगाल मूवमेंट के जो पर्सन्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका भी यहाँ पे रोल था। तो डेरोजियो इफेक्ट के बारे में बताया गया है, कैसे वो 19वीं सेंचुरी के समय एक डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट के रूप से आता है कॉलोनियल एरा के समय। फिर उनके इम्पैक्ट का जो रूल है वो आपको बाद में 1857 का जो रिवोल्ट है, जब तक भी यहाँ पे डेरोजियन इफेक्ट के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में है। वन नेशन वन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसको प्रपोज किया गया था। क्या नाम है, कितना नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का? 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अब बिल के रिगार्डिंग में जो फॉर्मर सीजीआई हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कैसे ये इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड प्रोवाइड करता है, जो कि स्टूडेंट्स इसको आप देखिए कि काफ़ी सारे जो फॉर्मर हमारे जुडिशल प्रोसेस से रिलेटेड जो पर्सन हैं उन्होंने कमेटी स्टेज के अंदर में ये बताया है, इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है वो वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू, वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू उनको ग्रांट है वो किए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 82A का जो यहाँ पे एक सेपरेट आर्टिकल है उसको इसके द्वारा इंसर्ट किया जाएगा। 83 जो आर्टिकल है उसके अंदर में कुछ क्लोजेज हैं वो यहाँ पे ऐड होंगी। आर्टिकल 173 के अंदर में कुछ क्लोज हैं वो यहाँ पे ऐड की जाएंगी। और जो कंसर्न है वो अलग अलग एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से हैं कि यहाँ पे जो स्टेट के अंदर में प्रेसिडेंट रूल है उसके बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इलेक्शन कमीशन को पावर है उसके बारे में। तो आर्टिकल 14 के वायलेशन के रूप से भी यहाँ पे जो फॉर्मर सीजीआई हैं उन्होंने कमेटी स्टेज को जो एड्रेस है वो किया है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक नया बिल लेके आ सकती हैं। बिल के अंदर में आप देखिए कि अगर हमारे पीएम जो हैं, अगर हमारे सीएम हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे सेंटर के अंदर में मिनिस्टर हों, स्टेट के अंदर में मिनिस्टर हों,
30 डेज के लिए अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो 30 डेज के बाद में उनका प्रेसिडेंट के द्वारा और स्टेट में गवर्नर के द्वारा उनका रिमूवल है वो कर दिया जाए। अगर उनको हीनियस क्राइम के अंदर में कोई भी क्राइम ऐसा जिसमें 5 ईयर या 7 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है, तो सीरियस क्राइम के समय में अगर उनको अरेस्ट किया जाता है और कंटिन्यूस वो प्रिजन के अंदर में है तो उनको फिर रिमूव है वो कर दिया जाएगा। बेटर यहाँ पे बिल है जो कि आप देखिए कि क्रिमिनल जो पर्सनस हैं उनको डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में। फिर स्टूडेंट्स मनी जो गेमिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी जो बिल है वो यहाँ पे लाया जा सकता है। आप देखिए कि जो आपने ड्रीम 11 है, जो पोकरबाजी है, इस तरीके के नेम्स आपने सुने होंगे, उनको बैन करने के रिगार्डिंग में जो मनी गेमिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में बिल यहाँ पे लाया जा सकता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडस्ट्री एज ए सब्जेक्ट के बारे में मेंशन है, बिजनेस पेज के ऊपर में मेंशन था कि इंडस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट के अंदर में है, स्टेट लिस्ट के अंदर में है, स्टेट के डोमेन में है इंडस्ट्री कम्प्लीटली। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो सभी स्टेट्स को जो सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो, किसी स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल पार्टी का जो रूल स्टेट है उसको यहाँ पे सपोर्ट है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आप देखिए कि जो इजराइल के अंदर में जो राइट विंग के जो वहाँ पे लीडर्स हैं उनके जो वीज़ा है उसको बैन है वो किया गया था, उनका एंट्री है उसको बैन किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग में ये किया गया है कि उनके जो डिप्लोमेट्स हैं जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो पैलेस्टाइन का एरिया है उसके लिए जाते हैं तो उसको यहाँ पे वीज़ा है उसको रिवोक इजराइल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेनेजुएला के जो लीडर हैं मुदरो, उनके बारे में है कि वेनेजुएला के लीडर के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि जो ड्रग है उसका ट्रैफिकिंग किया जाता है उनके द्वारा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा कैरेबियन नेशंस के वहाँ पे। तो वेनेजुएला के लीडर ने कहा है कि यूएस का इस तरीके से जो एलिगेशन है ड्रग ट्रैफिकिंग का उनके अगेंस्ट में, तो उसके रिगार्डिंग में उन्होंने एक काफ़ी जो लार्जर मिलिशिया है उसको फॉर्म किया है और मिलिशिया उनका जो डिफेंड है वो करेगा। वेनेजुएला के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ग्लेशियर जो हैं वो डिसअपियर सिचुएशन में हो चुके हैं। वेनेजुएला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं उसका ये मेंबर है, फाउंडिंग पर्सन रहा है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि ब्राज़ील के बारे में है, ब्राज़ील के जो लीडर हैं ब्राज़ील के जो जज हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यूएस के जो लॉ हैं वो ब्राज़ील के अंदर में अप्लाई है वो नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के बारे में है, मानसून की वजह से जो फ्लैश फ्लड का वहाँ पे सिचुएशन हुआ है, लोगों का डेथ भी हुआ है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल का डिमांड है कि कोई भी पीस प्रोसेस के अंदर में कंप्लीट जो भी होस्टेज बनाए गए थे 2023 के समय में जो हमास के द्वारा, उन सभी को रिलीज है वो किया जाए ट्रूस डील के थ्रू यहाँ पे। और यूएस ने एग्री किया है कि एयर का जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को वहाँ पे सिक्योरिटी गारंटी के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेडिशियस जो आप देखिए कि यहाँ पे जो काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई ऐसा राइटर है, कोई ऐसा पब्लिकेशन है, कोई जर्नलिस्ट है, उनको विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उनके अगेंस्ट में जो चार्जेज हैं वो लगा दिए जाते हैं। चार्जेज का काफ़ी बार आपको सेडिशियस चार्जेज हैं, सेडिशन की जो यहाँ पे चार्जेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अर्लियर हमारे लॉज हुआ करते थे आईपीसी सीआरपीसी, उसमें जो कानून हुआ करते थे उनको रिप्लेस करने के लिए नए जो भारतीय न्याय संहिता का जो लॉज है वो लाए गए। अब यहाँ पे जो सेडिशियस लॉज हैं वो किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है उसको ना क्रिएट करना चाहिए। केदार सिंह का जो जजमेंट है, केदारनाथ जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जो स्पीच का जो पार्ट है वो यहाँ पे जो आप देखिए कि पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग में या उनको रेस्ट्रिक्शंस हैं वो के रिगार्डिंग में नहीं होना चाहिए। तो ये जो केसेज आपको पता होने चाहिए, केदारनाथ है, कन्हैया कुमार का जो जजमेंट है अभी उस पर कंप्लीट जजमेंट नहीं डिलीवर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट यहाँ पे केसेस के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क जो आपको दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।